Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैन बरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ए गुड हाइपोथेसिस। ठीक है, इस टॉपिक में हमने हाइपोथेसिस से पढ़ना है। हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए, उसकी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहली है हाइपोथेसिस शुड बी सेंसिबल एंड टेस्टेबल। हाइपोथेसिस जो है वो रियलिटी बेस्ड एक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम एक मफरूज़ा रखते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होनी चाहिए, सेंसेबल होनी चाहिए, यानी समझने के काबिल होनी चाहिए, समझ में आए, और टेस्टेबल हो, यानी उसको हम टेस्ट करके प्रूफ या डिसप्रूफ कर सकें। सेकंड है स्पेकुलेशन विद इन्फॉर्म डिडक्शन। अच्छा है, वो कह रहे हैं कि स्पेकुलेशंस के बेस पे नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी बंदा अपनी आम जो राय है वो कायम करके जो है हाइपोथेसिस नहीं बना सकता। हाइपोथेसिस के लिए रियलिटी बेस्ड ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्म्ड डिडक्शन का मतलब है रियलिटी बेस्ड ऑब्जर्वेशन, जिसमें वो ऑब्जर्वेशन की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन के बाद एक जो है रियलिटी बेस्ड पे मफरूज़ा कायम किया जाता है हाइपोथेसिस, जो कि टेस्टेबल भी हो, जिसमें उसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिडक्शन। स्पेकुलेशंस में ये होता है कि कोई भी इंसान जो है बगैर विदाउट ऑब्जर्वेशन के, विदाउट कोई भी अपनी राय दे दे, ठीक है, अंदाज़ा लगा दे, तो इस तरह वो ठीक हाइपोथेसिस नहीं मानी जाती। शुड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फैक्ट नॉट दी फैंटेसी। वो यही कह रहा है कि जो हाइपोथेसिस है ये किसके ऊपर होनी चाहिए, हकीकत पे मबनी होनी चाहिए, वो वाले मुशाहिदात शामिल हो जो फैक्ट पे मबनी हो, ये ना हो कि वो कोई ख्यालाती तस्वराती बात हो। ठीक है, तो ये इसकी क्या होनी चाहिए, खूबियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्लेंटियोलॉजी रिडेंशन इन पॉपुलर कल्चर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि प्लेंटियोलॉजी जो है उसका हमारे कल्चर पे क्या फ़ैक्ट है, उसे हम कल्चर ही कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें तो शुरू में हम जो वैसे इंसानों ने, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, इंसानों ने अभी तक जो है डायनासोर्स हकीकत में नहीं देखे। ठीक है, अब वो क्या है कि डायनासोर्स की पिक्चर्स हमने बनाई हैं, क्यों, उनके फोसल्स हमें मिले हैं, उनके फोसल्स मिले हैं, हमने उनके बेस पे उनकी पिक्चर्स बनाई है, उनका साइज़ मेयर किया है, उनकी हैबिट्स और उनके रहने सहने सब कुछ जो है देखा। आजकल जो है उसको, क्योंकि दुनिया में लोगों को क्या है, एक क्यूरियोसिटी है कि डायनासोर्स क्या थे, किस तरह के थे। लोग हकीकत में देख उसको विजुलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते थे। अब उसको विजुलाइज देखने के लिए हम इंसान क्या कर रहे हैं, फिल्म्स बन रही हैं उनके ऊपर। ठीक है, उनके पोस्टर्स बनते हैं, फिल्म्स बनती हैं, कार्टून्स वगैरह बनते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, हमारे पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है। तो उनसे पता चलता है, जब हम उनकी तहज़ीब को स्टडी करते हैं, फोसल्स को स्टडी करते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि जिस एरा में ये फोसल्स रहते होंगे वहाँ का जो रहन सहन था, कल्चर था, रस्म रवाज थे, वो भी क्या है। तो इस तरह जो है प्लांटोलॉजी होती है, ये रिटेंशन है इन पॉपुलर कल्चर में भी। मिसाल के तौर पर जुरासिक पीरियड था, इन जुरासिक एरा के अंदर वॉकिंग विद डायनासोर्स। अब ये फिल्म्स वगैरह में आपने अक्सर देखा होगा, जिस तरह अभी जो मॉडर्न है ज़ू वगैरह है जिसमें एनिमल्स रखे जाते हैं, लोग विज़िट करते हैं ज़ू को एनिमल्स देखने के लिए। इस तरह जुरासिक पार्क जो होता था वो डायनासोर का एक ज़ू होता था, दिखाया गया है, जिसमें डायनासोर को हम एक ज़ू में देखते हैं। तो ये एक कल्चरली उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो ये कह रहा है द स्लो एवोल्यूशन ऑफ कंसंट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट लाइफ ओवर द सेंचुरीज। वो कह रहा है जैसे जैसे स्लोली एवोल्यूशन होता गया, एंशियंट लाइफ को हम देखना चाहते हैं, तो उस पुरानी लाइफ को हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि हम उसका उस रिकन्स्ट्रक्शन के ज़रिए हम उसका रिकॉर्ड बना सकें। ठीक है, सेंचुरीज रिफ्लेक्ट द ग्रोथ एज प्लेंटियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, जिससे हमें पता चलता है कि जो प्लेंटियोलॉजी है ये कल्चर का एक अहम हिस्सा बन चुका है, एज ए डिसिप्लिन जो है ये एक हमारे पास अब मौजूद है। नेक्स्ट है कि प्लेंटियोलॉजी एज ए स्टेप टू अंडरस्टैंड प्लेंटियोलॉजी। कौन से स्टेप है जो प्लेंटियोलॉजी को समझने में हेल्प करते हैं। पहला है अर्लीस्ट फोसल्स फाइंड्स, जो शुरू के अर्लीस्ट फोसल्स से जो हमें मौजूदा सूरत हाल से बिल्कुल मौजूदा जानवर से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, जब अर्लीस्ट यानी बहुत ही ओल्ड एंशियंट जो फॉसल्स थे वो फाइंड आउट किए गए। ठीक है, उससे हमें प्लेंटियोलॉजी को समझने में, फोसल्स को समझने में आसानी हुई। फोसल्स आर मैजिकल स्टोन्स, इसका क्या मतलब है, फोसल्स जो है वो जादुई पत्थर है।
इसका मतलब ये है। इसमें यह होता था कि कुछ एरा में जो है लोग फोसल्स को मैजिकल स्टोन के तौर पे यूज़ करते थे, यानी उनको तावीज़ बना लेते थे कि ये हमारे लिए हक़ में बेहतर है, तावीज़ बना के गले में लटका लिया करते थे, ये मैजिकल स्टोन्स के तौर पर यूज़ करते थे। उनको आराइशी लिबास में बना लेते थे, अपनी ज्वेलरी वगैरह भी बना लेते थे, इस तरह की चीज़ों में भी यूज़ होते गए। बाद में जो चीज़ आई वो पता चली फोसल्स आर जस्ट फोसल्स, यानी फोसल्स मैजिकल स्टोन नहीं है, कुछ और नहीं है। फोसल्स को हम फोसल्स के तौर पे ही लेंगे, यानी वो बाक़ियात हैं और उससे हमें अर्लीस्ट लाइफ का पता चलता है। फिर हमें साथ ये भी पता चला आइडिया ऑफ एक्सटिंक्शन। शुरू में जो एक्सटिंक्शन की जो आइडिया था, रियलिटी थी, वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन आज ये बात जो है आइडिया जो है हम तक पहुंच चुका है कि एक्सटिंक्शन होती है, हर चीज़ की जो है एक्सटिंक्शन होगी, जो चीज़ आई है वो एक्सटिंक्ट भी हो रही है। तो इससे हमें ये पता चला जो ओल्ड रिमेनिंग थी वो एक्सटिंक्ट किस तरह हुई और कौन सी वजूहात पर हुई, कौन सी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हुई, कौन सी वोल्केनिक जो ये वोल्केनिक हादसात जो होते हैं उसकी वजह से हुई, नेचुरली जो होते हैं। और वास्टनेस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम क्या है? जियोलॉजिकल टाइम बेसिकली एक एरा है, ठीक है। एराज डिफरेंट एरा है टाइम के हवाले से, यानी किस टाइम से लेके किस टाइम तक कौन सा एरा रहा, उसमें कौन से एनिमल जानवर जो हैं और ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व रहे, फिर वो एरा डिस्ट्रॉय हुआ तो न्यू एरा कैसे आया। तो वो उसकी एक वास्टनेस है, इसकी डिफरेंट आगे टाइप्स भी हैं, वो आगे हम मस्त जो है पढ़ेंगे। तो ये हमें जियोलॉजिकल टाइम की वास्टनेस बताता है, यानी किस तरह जो है आगाज़ हुआ, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का और टाइम के लिहाज से उसने कैसे टाइम गेन किया डिफरेंट टाइम जोन में, वो किस तरह इवॉल्व होकर न्यू चीज़ जो है वो डेवलप करता गया। अर्लीस्ट फोसल्स फाइंड्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो अर्लीस्ट फोसल्स फाइंड्स है उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अर्लीस्ट फोसल्स कौन से हैं? जैसे कि प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का मतलब है हिस्ट्री से पहले। अच्छा, जो चीज़ हम जिस चीज़ का हम रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं, हिस्ट्री बना सकते हैं, उनकी हमने हिस्ट्री बना कर रखी हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हम हिस्ट्री नहीं बना सके, कुछ इवेंट्स की, कुछ फोसल्स की हम हिस्ट्री को तौर पर उन्हें नहीं बयान कर पाए, ना ही उनकी डॉक्यूमेंट्री बना पाए। क्यों? क्योंकि वो फोसल्स इस काबिल नहीं थे कि उनको पहचाना जा सके या उनको डिस्क्राइब किया जा सके। उनको पहचानना और रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल था। तो वो जो प्री हिस्टोरिक पीपल थे ना, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीपल्स की जो लाइफ थी, जो पहली लाइफ थी, जिसको भी हमने रिकॉर्ड में नहीं रखा हुआ, हिस्ट्री में नहीं रखा हुआ, वो पीपल क्या करते थे? पिक्ड अप यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स। वो फोसल्स को किसके तौर पर यूज़ करते थे? ऑर्नामेंट्स के तौर पे, जैसे ज्वेलरी, हार, कांटे वगैरह जो है यूज़ कर लेते थे। अर्ली जो ग्रीक जो थे जीनोफिन्स और हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस, जीनोफिन्स जो हेरोडोटस है, ये दो लोग थे, इन दोनों का जो एरा था, ये अर्ली ग्रीक्स थे। इनका मानना था कि जिस जगह पर फोसल्स कोई भी फाइंड आउट होता है, जिस ज़मीन के जिस एरिया पर हमें कोई फोसल मिला है ना, तो ये कहते कि उस ज़मीन के उस हिस्से पर कोई ज़रूर सी होगा, ठीक है, वहाँ पर कोई ज़रूर समंदर होगा, ठीक है, दरिया होगा, जिस जगह पे हमने कोई ख़ास फसल डिफ़ाइन किया है, निकाला है। तो इनके मुताबिक फोसल्स जो थे वो बेसिकली सी में पाए जाते थे। ये अर्ली ग्रीक से इन्होंने भी आइडिया अपने अपने दिए, इन्होंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन डाली। नेक्स्ट सेकंड था फोसल्स एज मैजिकल स्टोन्स, यानी फोसल्स को हम मैजिकल स्टोन के तौर पर भी लोग यूज़ करते रहे ख़ास एरा में। और वो एरा था रोमन और मिडिवल टाइम्स का। जब रोमन थे, रोमन का तकरीबन ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब रोमन की हुकूमत होती थी, हुक्मरान थे, रूल्ड थे ऑन अर्थ फ्राम तकरीबन आप कह रहे हैं 8 से 12th सेंचुरी तक, ठीक है। 8 तो 12th सेंचुरी तक रोमन की हुकूमत रही है, ठीक है। वो लोग क्या करते थे? वो मुख्तलिफ जो टीथ होते थे जो एनिमल्स के, जैसे शार्क टीथ, फोसल्स शार्क थे ना, टीथ वर नोन एज ग्लासोपेट्राई। ग्लासोपेट्राई जो थे ये फोसल्स थे शार्क के टीथ के, ठीक है, शार्क टीथ के। तो वर्न एज एम्यूलेट्स, वर्न एज एम्यूलेट्स का मतलब है कि वो उनको तावीज़ की शक्ल में बनाकर अपने गले में लटकाते थे रोमन्स लोग, और उसको अपनी कामयाबी और फतह मंदी की अलामत समझते थे। रोमन बेसिकली बहुत जंगजू थे और डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लैंड उन्होंने फ़तह किए, और यूरोप पर भी, यूके पर भी उन्होंने काफ़ी अर्सा हुकूमत की। फिर ये रोमन वाला जो
एरा था ये भी डिस्ट्रॉय हुआ। इसके बाद एक और एरा भी आया था मीडिएवल का भी। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग जो थे वो क्या समझते थे फोसल्स को मैजिकल, उन्हें कोई फोसल्स मिले तो वो उन्हें अपनी खुशकिस्मत की अलामत समझते थे, मैजिकल स्टोन समझते थे। द आइडिया विस पोलिटिका द वर्क ऑफ जॉन बर्गनर। अब जो जी आइडिया विस प्लास्टिका यानी इसके अगेंस्ट एक आइडिया दिया जिसने जॉन ब्रिगनर ने। इसने क्या किया, इसने कहा उस वक्त में, ठीक है, रोमन के एरा में टाइम में जो सारी एक्टिविटीज़ होती थी रोमन्स की और जिस तरह वो उनको यूज़ करते थे और जो जिस तरह उस एरा में फोसल्स का यूज़ किया गया है उस पर जॉन ब्रगर ने वर्क किया, यानी उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई लोगों के साथ मिलकर इसने और काम किया था इसने। नेक्स्ट है फोसल्स एज फोसल्स। अच्छा, फोसल्स एज मैजिकल स्टोन का जब एरा गुजर गया उसके बाद जब कुछ लोग आए, ठीक है, उन्होंने कहा कि फोसल्स मैजिकल स्टोन्स नहीं है बल्कि फोसल्स के अलावा कुछ भी नहीं है, फोसल्स ही हैं। उन्होंने सबूत किया। इनमें से इन पर किसने काम किया था, द जीनस ऑफ लियोनार्डो डा विंसी जो बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा ना मशहूर फेमस पेंटर था, ठीक है। और ये पेंटर जो था इसने और निकोलस स्टेनो ने, इन्होंने जो है ये मिडिवल टाइम के लोग हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रू नेचर ऑफ ग्लोसोपेटेरा बताई। इन्होंने बताया कि ग्लोसोपेटेरा जो है वो कोई मैजिकल स्टोन नहीं है बल्कि ये किसका है, ये ओल्ड जो है एनिमल जो है शॉक है उसकी बाकियात है, उसके टिथ की बाकियात है, उसका साइंटिफिक नाम ग्लोसोपेटेरा है। रॉबर्ट हक ने जो है वो क्या किया, डिस्क्रिप्शन ऑफ फोसल्स यूजिंग ए क्रोड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक जो फर्स्ट बंदा था इसने अपनी एक माइक्रोस्कोप सिंपल सी जो शुरू में आगाज़ में बनाई गई थी क्रूड माइक्रोस्कोप, उससे उसने क्या किया, ग्लासोपेटेरा और इस तरह के जो ओल्ड फोसल्स थे उनको देखा, उनको उस माइक्रोस्कोप के अंदर और उनकी डिस्क्रिप्शन दी कि ये मैजिकल स्टोन्स नहीं है, ये क्या है, फोसल्स है। मैजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोसल्स वर डी बंक का मतलब है ख़त्म की गई, उसको रिजेक्ट किया गया, उसकी जगह पर एक सबूत के तौर पर ठोस जो चीज़ें वो दी गई। इन लार्डियो डिवेंसी और निकोलस ने बेसिकली काम ये किया था, ग्लासोपेटेरा के जो इनको फोसल्स मिले थे उनके टीथ को इन्होंने मॉडर्न जो शार्क है उसके स्केल्टन से कंपेयर किया था। तब इन्हें पता चला था कि जो शार्क है उसका स्केल्टन का जो टीथ वाला पार्ट है वो ग्लासोपेटेरा है बेसिकली। तब इन्होंने इसको डिबंक कर दिया था मैजिकल स्टोन वाले आइडिया को। नेक्स्ट था आइडिया ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब आइडिया ऑफ एक्सटिंक्शन जो सबसे पहले जिसने दिया था कि चीज़ें एक्सटिंक्ट भी होती हैं वो था रॉबर्ट हुक वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू हिंट द आइडिया ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। विलियम हंटर ने भी दिया था, ठीक है। विलियम हंटर ने भी बताया था कि विलियम हंटर और रॉबर्ट हक ने बेसिकली ये बताया था कि बहुत सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा ओल्ड चीज़ें भी हैं, एंशिएंट चीज़ें भी हैं जिनको अभी तक हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सके, जैसे अमेरिकन इनकोगंटम। मैकिंग इनकोगंटम का मतलब यह है कि कुछ फोसल्स ऐसे थे जिनको बयान नहीं किया जा सकता था, यानी जिनकी पहचान ही नहीं थी होती और जिनको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि ये किस चीज़ के फोसल्स हैं, ठीक है। तो जब वो फोसल्स मिले तो रॉबर्ट हुक और विलियम ने ये आइडिया दिया कि ये बहुत ही पुरानी जो ओल्ड एंशिएंट एक्सटिंक्ट शुदा कोई ऑर्गेनिज्म है, ये उनके क्या हैं, फोसल्स हैं जिनको हम अपनी जो है हिस्ट्री में नहीं ला सकते। रियलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रेंच नेचुरल साइंटिस्ट जॉर्ज कॉवर ने एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच था, उसने एक्सटिंक्शन की रियलिटी भी बयान करने के लिए क्या किया था, इस पे काम किया था। वैसे क्योवर क्या है, फादर ऑफ एनाटॉमी है। कंपैरेटिव एनाटमी का मतलब यह है कि जॉर्ज कैवर ने बेसिकली क्या किया, जो फोसल्स थे ना, ठीक है, फोसल्स मिले थे उनकी एनाटमी को जो मौजूदा एनिमल्स मौजूद थे, ठीक है, मॉडर्न एनिमल्स की एनाटमी से कंपेयर किया था। इस तरह उसने कंपैरिजन किया अंदरूनी साख्तों का, एनाटमी का, फोसल्स की और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मौजूदा थे उसके पास, उनके साथ उसने कंपैरिजन करके देखा कि कौन सी जो है चीज़ें इवॉल्व हुई हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में, कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं इनमें और कौन सी डिससिमिलरिटीज़ हैं। तो इस तरह करके इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है दी वास्टनेस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, यानी जियोलॉजिकल टाइम। अब जो साइंटिस्ट ने जब वर्क किया स्टार्ट करना शुरू किया था प्लेंटियोलॉजी पर, इन्होंने जियोलॉजिकल टाइम का एक एरा बनाया था, जियोलॉजिकल टाइम बनाए थे डिफरेंट एराज के। तो उसमें इन्होंने क्या किया था, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड देयर कंटेंट फोसल्स डॉक्यूमेंट दी हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग स्पेन ऑफ लाइफ। इन्होंने मुख्तलिफ सेडिमेंट्री रॉक्स ली थी
और उन सेडिमेंट्री रॉक्स यानी ज़मीन की जो सेडिमेंट्स की तही है, ठीक है, ज़मीन की जो लेयर्स हैं उनके अंदर जो फोसिल्स मौजूद थे उनको ज़मीन की लेयर्स की बेस पे उनको डॉक्यूमेंट्री उन पे बनाई थी, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम की शक्ल में पेश किया था। नेमिंग ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड्स उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की थी, जब 1820 के और 1830 का एरा था, इस दौरान जियोलॉजिकल टाइम्स की नेमिंग स्टार्ट हुई थी। जियोलॉजिकल टाइम्स मुख्तलिफ़ किस्म के थे, जैसे कि प्री कम्बेरियन था फर्स्ट, फिर जियो क्रोनोलॉजी था, ट्रशी पीरियड था, साइलोरियन पीरियड थे, डिवोनियन पीरियड थे, कम्बेरियन में जो है वो पीरियड इंक्लूड था, और ट्राइसिक पीरियड इंक्लूड था। ये 10 से 12 कुछ पीरियड हैं जो आगे आप तफसील से पढ़ेंगे। हर पीरियड में प्री कम्बेरियन पीरियड में मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अर्सा जो है ज़मीन पर वो चलते फिरते रहे, उन्होंने हुकूमत की। जब कैम्बेरियन के कोई हादसाती तौर पर वो ख़त्म हुआ तो न्यू एक पीरियड जो है वो जनरेट होते गए। इस तरह करते करते डिवोनियन, कैम्बेरियम और ट्राइसिक पीरियड जो थे ना टाइम पीरियड, वो इवॉल्व हुए। तो उनकी नेमिंग जो ये जो मैंने अभी आपको नेमिंग सारी बताई है प्री कैम्बेरियन से लेकर ट्राइसिक तक, ये किस एरा के दरमियान हुई थी, 1820 से 1830 तक। नेक्स्ट है स्ट्राटिग्राफी। स्ट्राटिग्राफी बेसिकली क्या है, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। ये जो मैंने जियोलॉजिकल टाइम अभी आपको बताई है प्री कैम्बेरियन से लेकर ट्राइसिक तक, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए एक तकनीक यूज़ की गई थी, एक टर्म यूज़ की थी, वो थी स्ट्राटिग्राफी। स्ट्राटिग्राफी बेसिकली क्या है, स्ट्राटिक का मतलब होता है लेयर, ग्राफी मीनिंग टूमियर्स। अब जो प्री कैम्बेरियन से लेकर ट्राइसिक के हर जो एरा था, हर जियोलॉजिकल जो टाइम पीरियड था, उसमें बेसिकली वो किस तरह इवॉल्व हुए थे, किस तरह उनका रहन सहन था, और किस तरह वो फिर एक्सटिंक्ट हुए, उनकी तमाम लाइफ को उन्होंने मेजर किया था, स्टडी किया था लेयर्स के हवाले से, चलो जियोग्राफिकली, ठीक है, जियोग्राफिकली स्टडी किया था उनको, इसे कहते हैं स्ट्राटिग्राफी। ये मज़ीद आगे हम इसको भी पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।